हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स के सेकंड लेक्चर में, आपको याद है कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने है ना प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बात की थी और उनके जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म पे बातचीत की और कैसे रिएक्शंस देते हैं वो मैकेनिज्म से। उनका रिएक्शन मैकेनिज्म SN-TH होता है, SN टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म, वो कैसे होता है और उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे और अगर ये लेक्चर लंबा होगा, इस लेक्चर में मैं लगभग प्रॉपर्टीज के नाम पर पढ़ाऊंगा तो आपको लगभग 10-15 के आसपास रिएक्शंस बताऊंगा, लेकिन उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हम पहले ही पिछले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। तो जो भी यूनिक होंगे रिएक्शंस प्रॉपर्टीज के जो हमने कवर नहीं किए हैं उनको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। बाकी अगर मैंने उसको कवर कर लिया है तो जस्ट मैं उस चैप्टर का, उस लेक्चर का रेफरेंस दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव शुरू करते हैं। लेक्चर 2 है ये, लेक्चर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। क्या प्रॉपर्टीज में सबसे पहला रिएक्शन है हॉफमैन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये क्या होता है सीखा जाए। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि आप अमाइड लेते हैं और उसको, है ना, ब्रोमीन इन KOH या ब्रोमीन इन NaOH से ट्रीट करते हैं। कोई भी OH होना चाहिए, है ना। ब्रोमीन इन KOH जो है मैंने हेलो फॉर्म में भी आया था और याद रखिए ब्रोमीन और KOH मिलके KOBr बनाते हैं, तो कई बार एरो पे अगर KOBr लिखा है तो भी उसका यही मतलब होगा या NaOBr हो जाएगा, एक ही बात है। तो भी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। क्या मैकेनिज्म होता है, तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं होता क्या है। अब होता यह है कि ये जो अमाइड है इसका ये हाइड्रोजन जो है वो हल्का सा एसिडिक है क्योंकि H जाने के बाद यहां जो नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस में होगा और अगर कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक ठाक होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो H है इसका, इसको ये जो OH है NaOH KOH का OH माइनस ये जो है ना, ये निकाल लेगा, ये वाटर आ जाएगा R C डबल बॉन्ड O NH माइनस, ये आ जाएगा, ठीक है। तो H निकल आया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ब्रोमीन को इससे ट्रीट कर दिया, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो ये अब एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर देगा ब्रोमीन के ऊपर और, है ना, ऑफ कोर्स इसमें Br जो है ऐसे टूटेगा तो Br माइनस अलग और Br प्लस इससे जुड़ जाएगा। तो ये जो चीज बनेगी आपकी, ये जो बन रहा है RCO NHBr, इसी को आप ब्रोमामाइड कहते हैं। ये चीज अमाइड है और ये चीज जो है ब्रोमीन वाला अमाइड है, इसलिए इसको, है ना, ब्रोमामाइड कहा जाता है, ब्रोमामाइड। अब ब्रोमामाइड में फिर से OH अटैक करेगा इस पे, ठीक है, फिर से OH अटैक करेगा और OH जो है फिर से इसका दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहां से वाटर निकल आएगा। तो ये चीज आ गई आपकी RCON माइनस Br, ऐसे बन जाएगा और फिर ये Br ऐसे टूट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, यहां पे ये चीज मिल जाएगी RCON डॉट डॉट। इस चीज को हम लोग नाइट्रीन कहते हैं, नाइट्रीन, और ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नाइट्रीन इंटरमीडिएट होता है। नाइट्रीन बहुत रिएक्टिव होंगे क्योंकि यहां नाइट्रोजन के 2 और 2 4 और 2 6 ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। तो नाइट्रीन जो है वो आपके
बहुत ही स्टेबल, बहुत ही रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। नाइट्रीन कभी भी आपको मिले तो वो वुल्फ रीअरेंजमेंट करता है, ठीक है। तो मैं एक चीज और, एक स्टेप और आगे लिख ही दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वुल्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कभी भी नाइट्रीन आपको मिले तो आप उसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, वुल्फ, WOLF, वुल्फ रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। वुल्फ रीअरेंजमेंट पे और भी मेरे पास कई रिएक्शंस हैं जो आपके कोर्स में हैं, ठीक है। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट करते हैं, और वुल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होगा, 1 2 3 ऐसा होता है, 1 2 3। नाइट्रोजन यहां, ये बॉन्ड यहां नेगेटिव, और ये चीज से जुड़ जाएगी, ये आ जाएगा R इससे जुड़ जाएगा, N और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। R N डबल बॉन्ड C के साथ, और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो डबल बॉन्ड O के साथ, ऐसे हो जाएगा। इसको एल्काइल आइसोसाइनेट कहते हैं, इट्स कॉल्ड एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है उसपे फर्स्ट स्टेप में आपको एल्काइल आइसोसाइनेट मिलता है, RNC डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, ठीक है। अब OH है और वाटर तो होगा ही, तो आप जानिए कि अगर यहां OH और वाटर है तो अगले स्टेप में OH और वाटर जो है वो हाइड्रोलिसिस करेंगे। OH है एक्वस मीडियम में, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी। तो अगर मैं इसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करूं, OH माइनस एक्वस, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर 2 H लग जाएंगे और यहां पे 2 OH लग जाएंगे, ठीक है। और 2 OH लग जाएगा तो ये आ जाएगा RNH2 और हो जाएगा OH C डबल बॉन्ड O OH। और आप जानते हैं एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, हाइड्रेट जिसे कहते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। तो होगा क्या, यहां से वाटर जो है वो निकल आएगा बाहर, वाटर निकल आएगा, तो OH H ये निकल आएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो ये आ जाएगा CO2 प्लस H2O, ठीक है, CO2 प्लस H2O, तो ये आपका आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक्चुअली आपको 1 डिग्री अमीन मिल रहा है, RNH2 और CO2 और H2O मिल रहा है। तो यहां पर जो ये आइसोसाइनेट बनता है इससे आपको मिलेगा RNH2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, तो ये एक तरह से कार्बन चेन्स में डिग्रेडेशन हो गया, एक कार्बन कम हो गया, इसलिए इसको डिग्रेडेशन कहते हैं। और ब्रोमामाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रोमामाइड इसमें बीच में बनता है। साथ साथ इसमें ध्यान रखिएगा कि नाइट्रीन भी बनता है, एल्काइल आइसोसाइनेट भी बनता है, और फाइनली उसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो आपको यहां पर 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको 1 डिग्री अमीन मिलता है, 1 डिग्री अमीन मिल जाता है। तो इस रिएक्शन जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के फेरिस्ट पे पहला रिएक्शन पढ़ा है, हॉफमैन ब्रोमाइड, है ना, डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ लिया। आइए अब इसको बेहतर समझने के लिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसे ही करूंगा मैं, ठीक है। मैं पहले इससे आइसोसाइनेट बनाऊंगा और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करके अमीन बनाऊंगा। तो आपको ये पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा याद रख सकते हैं कि इससे जो है ना, आप पहले नाइट्रीन बनाइए, फिर उसका वुल्फ करिए, ठीक है, वुल्फ रीअरेंजमेंट करिए और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। तो ऐसे लैंडमार्क मैकेनिज्म्स अगर आप याद रखते हैं तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। याद रखिए कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इसके आने की काफी संभावना है। तो आइए इसको बेहतर समझने के लिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्या है, अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में OH एक H निकालता है, फिर ब्रोमीन अटैक करता है, फिर OH दूसरा H निकालता है, तो अल्टीमेटली नाइट्रीन बनता है। तो लैंडमार्क, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट लैंडमार्क से याद रखिए। तो इसमें क्या होगा, आपको यहां पे नाइट्रीन मिल जाएगा, ये नाइट्रीन इसे कहते हैं, नाइट्रीन हो जाएगा। अब ये जो नाइट्रीन है इसमें वुल्फ अरेंजमेंट होगा, ठीक है, 1 2 3 वुल्फ अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो ये आपका आ जाएगा, ये चीज N से जुड़ जाएगी, NCO, ठीक है। और फिर क्या होगा, 2H 2OH हो जाएगा और ये चीज आपकी मिल जाएगी
ये चीज मिल जाएगी आपको, बेंजीन रिंग, एनिलीन मिल जाएगा। ऑफ कोर्स इसके बाई प्रोडक्ट जो है वो CO2 और H2O होता है। तो अब अगली बार से मैं बाई प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा, ये चीज लिखूंगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, सेम चीज, यहां पे भी H चला जाएगा, OH बारी बारी से निकल जाएगा और ये चीज आपकी है ना नाइट्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये नाइट्रीन में कन्वर्ट हो गई CON। ठीक है, और फिर इसका वुल्फ रीअरेंजमेंट करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 और ये चीज आपकी आ जाएगी ऐसे NCO। और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे आप 2 OH और 2 H के साथ, तो यहां पर है ना 2 H और 2 OH के साथ, इस तरह नाइट्रोजन के साथ H लग जाएगा, तो यहां पर आपका 2 H लग जाएगा और यहाँ 2 OH लग जाएगा। और यहाँ पे भी आपको, हाँ एक चीज का ध्यान रखना, एक गलती कर रहे हैं हम, यहाँ पे OD है तो ये ड्यूटेरियम है ना, तो अगर यहाँ पे OD माइनस है तो यहाँ D प्लस होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे H के जगह D लगेगा। ठीक है, यहाँ H के जगह D लगेगा और यहाँ OH के जगह OD लग जाएगा, तो यहाँ D लग जाएगा, 2 D प्लस लगेंगे और यहाँ 2 OD माइनस लगेगा। तो 2 D प्लस लगने की वजह से ये जो एनिलीन है, ये इसमें हाइड्रोजन जो है वो उसमें ड्यूटेरियम लगा होगा, ये आ जाएगा ND2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जरा सा बारीक सा फर्क है, अगर आप यहाँ OH लिए हैं तो यहाँ पे आपको NH2 मिला है, और जबकि यहाँ पे अगर आपने OD लिया है तो यहाँ पे आपको ND2 मिल गया है। ठीक है ना, तो एनिलीन में एनिलीन ही है वो भी, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ D लगा है, यहाँ OH है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके H निकलता जाएगा और ये नाइट्रीन में कन्वर्ट होता जाएगा। एक एक करके D निकल गया, नाइट्रीन में कन्वर्ट हुआ। अब इसका वुल्फ हो जाएगा 1 2 1 2 और ये 3। ठीक है, तो वुल्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगा यहाँ पे, और फिर से आपको सेम चीज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, NC डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और फिर आप जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे मेरे ख्याल से OH माइनस है, तो यहाँ OH माइनस और H प्लस ही होगा, इसलिए यहाँ पे 2 H प्लस जुड़ जाएंगे और यहाँ पे 2 OH माइनस, और फिर स्कूल मैडम इफेक्ट लग के और वाटर निकल आएगा, यानी एक हाइड्रेट पे 2 हाइड्रेट जो होते हैं उसमें से वाटर निकल आएगा, तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर NH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये NH2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सब वेरिएशंस हैं, और देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपसे ये कहा जाए कि आप मैकेनिज्म लिखिए तभी आपसे मैकेनिज्म की टेस्टिंग होगी। आपको मैकेनिज्म पता है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग ऐसे आइसोटोपिक चीजें लगा के भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने है ना OH के जगह OD लगा दूं, आपको क्या फर्क पड़ेगा पता है कि नहीं, या अगर आप यहाँ H के जगह NH2 के जगह ND2 हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जिसको मैकेनिज्म पता होगा वही वो कर पाएगा, नहीं तो उससे नहीं होगा। तो ये मैंने हमेशा कहा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में आपको हर एक स्टेप का मैकेनिज्म नहीं भी मालूम है, तब भी आपको एक लैंडमार्क मैकेनिज्म पता होने चाहिए कि पहली बार नाइट्रीन बनेगा, फिर आइसोसाइनेट बन जाएगा, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद आपको 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरह से मैकेनिज्म की टेस्टिंग का ही रिएक्शन है। यहां से दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, CON। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, और फिर इसमें 1 2 3 1 2 3 ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये 3 स्टेप में हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, वुल्फ रीअरेंजमेंट हो गया, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो मुझे लगता है कि आपको फिर से एनिलीन मिल जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे OD है, यहाँ पे जो है ना OD है, तो OD अगर मौजूद है आपके साथ, ठीक है, तो यहाँ पर OD माइनस और D प्लस यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 D प्लस ले लीजिए और यहाँ पे 2 OD माइनस हो जाएगा, और ये चीज आपकी आ जाएगी ND2 बन जाएगा, ये ND2 हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे OD है तो यहाँ पे D प्लस और
OD माइनस ही होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर इस क्वेश्चन को लिखते वक्त मैंने एक गलती की थी, वो यहाँ H ना होके, क्योंकि ये तो अगर यहाँ H होगा तब तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली यही था। तो इसमें और फोर्थ में डिफरेंस क्या है कि दोनों जगह ड्यूटेरियम है, यहाँ पे भी ड्यूटेरियम लगा हुआ है और यहाँ पे भी OD माइनस है। तो यहाँ अगर ड्यूटेरियम लगा है तो OD माइनस एक D निकालेगा, दूसरा D निकालेगा और नाइट्रीन ही मिलेगा। तो मैंने रिएक्शन गलत नहीं किया, रिएक्टेंट NH2 हो चाहे ND2 हो, बनना यही नाइट्रीन है, फिर वुल्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और अगर आइसोटोप्स हैं तो उनका फर्क हाइड्रोलिसिस के स्टेप में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर OD माइनस है तो यहाँ OD माइनस और D प्लस ऐड करेंगे तो यहाँ 2 D प्लस और यहाँ 2 OD माइनस ऐड किया तो आपको ND2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म अगर पता है तो आप कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये भी NH2 था और ये भी OH था। अगले स्टेप में मैंने इसको वही रहने दिया लेकिन OH के जगह OD कर दिया। अगले स्टेप में क्या किया, मैंने इसको NH2 से ND2 कर दिया और इसको वही रहने दिया। और लास्ट स्टेप में मैंने इसको भी D कर दिया और इसको भी D कर दिया। वो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 हो गया, इसमें दोनों ND2 और है ना OD माइनस दोनों ड्यूटेरियम हो गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पे ये है मेरे पास। इसमें क्या होगा, अब इसको मैं पूरे मैकेनिस्टिक अप्रोच से करता हूं। ये जो OH है ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, इसको पूरे मैकेनिज्म से कर रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड N N N और यहां पे क्या है माइनस और Br Br, ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और ये चीज जो है आपकी C डबल बॉन्ड O N C डबल बॉन्ड O N Br से जुड़ जाएगा, Br माइनस हट जाएगा, ये Br आ गया है। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो यही होगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, OH माइनस जो है वो इसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा। OH माइनस जो है वो इसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा, यहां पे OH जुड़ जाएगा और यहां पे है ना H जुड़ जाएगा, H प्लस जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस जब करेंगे इसकी तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH Br। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब होगा क्या, चूंकि ये बेसिक मीडियम है, OH माइनस बेसिक मीडियम है, इसलिए OH जो है इसके H प्लस से रिएक्ट करके इसको सॉल्ट बना देगा। तो यहां पे एक्चुअली O माइनस और अगर यहां पे K है, KOH था तो यहां पे K प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली यही चीज बनी। तो बना हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ही था, पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बेस से, वो एसिड है, ये बेस से रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, अब दोबारा क्या होगा, फिर से OH माइनस जो है ये जो बचा कुचा एसिडिक हाइड्रोजन है इसको भी निकाल लेगा। तो यहां पे क्या मिलना चाहिए मुझे, ये मिलेगा CO O माइनस K प्लस और यहां मिलेगा CON माइनस Br और फिर Br चला जाएगा तो यहां पे नाइट्रीन बन जाएगा। ये जो है नाइट्रीन फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पे आपके चीजें ये बन जाएंगी CO O माइनस K प्लस और CON, ऐसे आ जाएगा डॉट 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 डॉट। ठीक है, नाइट्रीन बना और फिर नाइट्रीन में वुल्फ हो जाएगा 1 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 और ये 3 इससे जुड़ जाएगा तो आपको वुल्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा ये चीज, बेंजीन रिंग है, ऊपर से COO माइनस K प्लस है। ठीक है, और साथ साथ इसका वुल्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो ये चीज N से जुड़ जाएगी, यहाँ हो जाएगा NC, आइसोसाइनेट फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी अगर OH माइनस के साथ KOH है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2H लग जाएगा और यहाँ पे 2OH लग जाएगा और 2H लगने की वजह से ये चीज फाइनली जो है वो किस में चेंज कर जाएगी, बेंजीन रिंग COO माइनस K प्लस प्लस NH2। ठीक है, NH2 में चेंज कर जाएगी।
ठीक है, और ये चीज जो है तो बेसिकली जो है, अगर आप ये जो रिएक्शन आपने शुरू किया था उसका जो आपने शुरू में यहां से शुरू किया था उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो ये मिलेगा। तो इसका एंड प्रोडक्ट ये है कि एक जगह पर आपको COO माइनस K प्लस मिलेगा और दूसरी जगह पे आपको डिग्रेडेशन हो जाएगा, यहाँ पे CO2 निकल आएगा और यहाँ पे NH2 मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक प्रॉपर्टीज को सीखते हुए एक ही रिएक्शन समझा अब तक, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन हो गया प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए। अब दूसरा क्या रिएक्शन पढ़ना है, देखते हैं कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हीटिंग इफेक्ट कैसा होता है और बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी हीटिंग इफेक्ट कैसा होता है, इस पे बातचीत करते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स देखते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो देखना है यहां पे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हीटिंग इफेक्ट होता है समझा जाए तो जब भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को ना जनरली आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे COOH और COOH ऐसे लिखा जा सकता है। ये 2 नहीं होगा, N होगा, सॉरी, जनरल N मतलब इसमें N0 भी हो सकता है। अगर N0 हो जाएगा तो ये COH डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जो कि है ना मेरे ख्याल से ऑक्सैलिक एसिड जिसे कहेंगे। ठीक है, तो अगर ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम जो है, नेम, वो आप याद रख सकते हैं। नेम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे है ना मैंने ऐसे याद रखा है, ओम्स गैप्स करके याद रखा है, गैप्स। ठीक है ना, तो अगर n जो है वो 0 होता है, ठीक है, इसके लिए n 0 होता है, 0, इसके लिए n 1 होता है। ये जो n है ये 0 अगर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे ऑक्सैलिक एसिड। n बराबर अगर 1 होगा तो हम इसको कहेंगे मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। n बराबर अगर 2 हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे सक्सेनिक एसिड, सुसिनिक एसिड। n बराबर अगर 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो अगर 3 हो जाएगा तो इसे कहेंगे ग्लूटारिक एसिड। n बराबर 4 को हम कहते हैं एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड। और n बराबर 5 को हम कहते हैं पीमेलिक एसिड, पीमेलिक एसिड कहा जाता है। और n बराबर 6 को हम लोग सेबैसिक एसिड कहते हैं, सेबैसिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम हुए। ठीक है, अब इनका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो अगर आप n बराबर 0 वाले को हीट करेंगे, ठीक है, अगर n बराबर 0 वाले को हीट करेंगे, याद रखिएगा इसको, है ना, n बराबर 0 वाले को अगर आप हीट करते हैं तो आपको CO2, CO और H2O मिलता है। ठीक है, n बराबर 1 वाले को जब आप हीट करते हैं, ठीक है, जो n बराबर 1 यानी बीच में एक कार्बन है, तो आपको यहाँ पे CO2 मिलेगा। n बराबर 2 और 3 को हीट करने पे डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, इसको हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, वाटर निकलेगा। और अगर आप 4 और 5 को हीट करेंगे तो दोनों चीजें निकलेंगी, है ना, CO2 भी निकलेगा, है ना, और वाटर भी निकलेगा। और लास्टली अगर आप सेबैसिक एसिड है, इसको आप हीट करते हैं, ठीक है, तो आप ये चीज जो है ना, n बराबर जो 6 है वो हीट करने पे पॉलीमराइज कर जाती है, पॉलीमराइज कर जाती है। एक बात तो, एक हीटिंग इफेक्ट तो ये हो गया जो आपको याद रखना है। दूसरा हीटिंग इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ थर्ड रिएक्शन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। ये इस पे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बीटा कीटो एसिड, अब बीटा कीटो एसिड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसके
अल्फा नहीं बीटा पे एक कीटोन ग्रुप हो, ठीक है, इसको बीटा कीटो एसिड्स कहते हैं, तो इसको हम लोग बीटा कीटो एसिड कहते हैं। और बीटा कीटो एसिड्स जो होते हैं वो हीट करने पे CO2 निकल आता है, ये जो है ये CO2 एमिट हो जाएगा और ये H इफेक्टिवली यहीं लग जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कीटोन मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CO2 निकल जाए, H यहीं पे लग जाएगा, ये CO2 अलग हो जाएगा, ये चीज होती है। तो हमेशा याद रखिए कि बीटा कीटो एसिड्स जो है ऑन हीटिंग प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो मैं लिख सकता हूं बीटा कीटो एसिड्स ऑन हीटिंग रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया दो तरह का हीटिंग इफेक्ट है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट और बीटा कीटो एसिड्स का हीटिंग इफेक्ट देख लिया। हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको और बेहतर समझना है तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं है, n बराबर 0 का केस है, तो इसमें होता क्या है, आपको मैंने बताया था H2O निकल आता है, CO निकल आता है और CO2 निकल आता है, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ऑक्सैलिक एसिड को अगर आप हीट करेंगे तो CO2 CO और है ना H2O बन जाएगा, ठीक है ना, और H2O बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन बीच में, जब भी एक कार्बन दो कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक कार्बन हो, CO2 निकल आता है, तो CO2 निकल जाएगा और ये आपका CH3COH बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका CH3 एसिटिक एसिड और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, ये उड़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड केस क्या हो जाएगा इसका, अब इसमें दो कार्बन बीच में है, दो कार्बन अगर बीच में है तो वाटर आ जाता है, वाटर डिहाइड्रेशन होता है, इसमें वाटर निकल आएगा और ये चीज आपकी ऐसे आ जाएगी, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O, ये O बीच में आ जाएगा और प्लस इसमें से वाटर निकल आएगा, ठीक है। तो याद रखिए जब भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर दो कार्बन हो या फिर 3 कार्बन हो तो वहां पे डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पे 3 कार्बन है, COH और COH के बीच में 3 कार्बन है, तो यहाँ पे भी वाटर आ जाएगा, निकल आएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, ऐसा कुछ मिल जाएगा, CO प्लस H2O, ठीक है, H2O आ जाएगा। अब अगर जब 4 कार्बन हो जाते हैं तो दोनों चीज निकलती है, CO2 भी बाहर आ जाएगा और H2O भी बाहर आ जाएगा और ये चीज यहां से लिंक हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन का एक कीटोन बन जाएगा ऐसे, ठीक है, C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन CO2 प्लस H2O, ये CO2 प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 कार्बन है तब भी सेम चीज होगी, CO2 और H2O निकल आएगा और ये चीज यहां से जुड़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 फिर 1 से जुड़ा हुआ है, ये चीज आपकी साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस CO2 और H2O निकल आएगा, तो CO2 और H2O निकल आएगा, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा है ना हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने लगभग सबका, अगर बीच में 5 कार्बन से ज्यादा 6 कार्बन हो जाते हैं तो फिर वो चीज पॉलीमराइज करने लगती है, तो हर केस बता दिया, 0 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, बीच में अगर 3 कार्बन हो तो क्या होगा और 4 कार्बन हो तो क्या होगा और 5 कार्बन भी हो जाए तो क्या होगा, ये हम लोगों ने देख लिया। अब मैं जनरल रिएक्शन दे रहा हूं, अब मान लीजिए कभी ऐसे आ जाए तो इसमें आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि इसके बीच में 5 कार्बन है, आप COH से COH के बीच पहुंचने में मिनिमम कितने कार्बन दिख रहे हैं, आप सिर्फ 1 कार्बन दिखाई दे रहा है और जब भी 1 कार्बन हो तो वहां CO2 गैस निकल आएगी, जैसा मैंने अभी थ्योरी में पढ़ाया। तो यहां क्या हो जाएगा, CO2 निकल आएगा, H से यही लग जाएगा, तो एक 5 कार्बन की रिंग और साथ में COH लगा होगा, ये चीज मिलेगी आपको, 5 कार्बन की रिंग COOH प्लस CO2 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कार्बन बीच में है, जब भी डाई कार्बोक्सिलिक एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से दूसरे तक जाने में 2 ही कार्बन, ऐसा नहीं कि आप कहें कि सर इसके बीच में 6 कार्बन है, मिनिमम कितने हैं वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो मिनिमम इनके बीच में 2 कार्बन है और जब भी कहीं पे 2 कार्बन होता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर आ जाएगा, यहाँ एनहाइड्राइड बन जाएगा,
तो ये जो 6 कार्बन की रिंग है वो तो रहेगी, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, O ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहां भी हो जाएगा, इसको हम लोग थैलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने एरोमेटिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैंने बताया है, थैलिक एसिड कहा जाता है। तो थैलिक एसिड में भी आप देख सकते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 कार्बन यहां मौजूद हैं, तो ऐसे केस में यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और यहां पे आपको थैलिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा, यहां पे C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O O। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड कहा जाता है इसको। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा। यहां आप देख सकते हैं ये है ना, इसके अल्फा नहीं बीटा पे कीटो ग्रुप है, तो बीटा कीटो अगर एसिड होता है तो CO2 निकल आता है, तो यहां पे आपको साइक्लोपेंटेनोन मिलेगा और साथ साथ एक CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। यहां क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और बीच में एक कार्बन है। जब भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और बीच में एक कार्बन होता है तो CO2 निकल आता है, तो यहां पे CO2 गैस निकल आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगी, है ना, ये बेंजीन रिंग एक साइक्लोपेंटेन की रिंग है C डबल बॉन्ड O, और साथ में ये निकल जाएगा तो सिर्फ COOH बचा। ठीक है, अब ये पिछला क्वेश्चन वाला केस हो गया। ठीक है, अल्फा नहीं बीटा पे कीटो ग्रुप है, तो ये फिर से इस पे हीटिंग इफेक्ट लग सकता है और CO2 बीटा कीटो एसिड में से CO2 निकल आता है, तो यहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी साइक्लोपेंटेनोन और साथ में CO2 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पहला CO2 इसलिए निकला क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर एक कार्बन हो तो उसको हीट करने पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ठीक है, और यहां पे इसलिए निकला क्योंकि बीटा कीटो एसिड्स जो होते हैं उनको हीट करने पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल आता है, तो अल्टीमेटली आपको साइक्लोपेंटेनोन मिलेगा और साथ साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक यहां वाला और एक यहां वाला, 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे रिलीज होंगे। तो अब तक हम लोगों ने यहां पर दो प्रॉपर्टीज देखी। पहला प्रॉपर्टी जो था वो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन था, और दूसरी प्रॉपर्टीज जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स की पढ़ी हम लोगों ने, वो पढ़ा हम लोगों ने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट। तीसरी चीज पढ़ी हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड। तो 3 रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं प्रॉपर्टीज में। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में नाइट्रीन बनता था, तो नाइट्रीन वाले और 2 रिएक्शंस हमारे पास हैं जो प्रॉपर्टीज में पढ़ाए जाते हैं, कर्टिस और श्मिट रिएक्शन ऑफ एसिड, तो इनको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। चौथा रिएक्शन जो है हमारा वो कर्टिस रिएक्शन होगा। आइए कर्टिस रिएक्शन देखते हैं। कर्टिस रिएक्शन, अब कर्टिस रिएक्शन क्या होता है, तो कर्टिस रिएक्शन में एसिड क्लोराइड होते हैं। एसिड क्लोराइड को हम, एसिड क्लोराइड है और इसको हम सोडियम अजाइड से ट्रीट करते हैं, इज ट्रीटेड विथ सोडियम अजाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहां पे शॉर्ट मैकेनिज्म लिखूंगा, इसका लॉन्ग मैकेनिज्म, शॉर्ट मैकेनिज्म मतलब ट्रिक है ना, एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको, वो वहां लिखूंगा। तो इसका रियल मैकेनिज्म जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं SNTH मैकेनिज्म से, टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म से। तो Na N3 ये सोडियम अजाइड है। अब देखिए अजाइड कैसा होता है, Na प्लस N माइनस, ठीक है, N-2 होता है एक्चुअली, यहां पे N-2 होगा और यहां +1 होगा। ठीक है, तो सोडियम अजाइड ऐसा होता है, N पे +1 होगा और यहां 2 माइनस होगा, तो ये प्लस और सोडियम का प्लस और ये N पे -2 दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये चीज अगर आप सोडियम को हटा दीजिए तो ये चीज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है, और आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया मैंने। क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O N N ट्रिपल बॉन्ड N। ये N पे जो पॉजिटिव है वो रहेगा और ये जो N पे -2 था, एक ही माइनस गायब हो, एक माइनस रहेगा। अब आपको पता है कि अगर कहीं पे मैंने ये GOC के लेक्चर नंबर 22 में पढ़ाया है कि लीविंग ग्रुप अगर बहुत अच्छा स्टेबल गैस अगर बनता है तो वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो किसी भी एक्सटर्नल अटैक के बिना ऑटोमेटिकली ऑटोनोमसली अपने आप ही लीव कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन जो है वो लीव कर जाएगा और जैसे ही लीव करेगा यहां प्लस चीज न्यूट्रल हो जाएगी, जिसको हम लोग नाइट्रीन कहते हैं। अभी नाइट्रीन हम लोगों ने
हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में भी देखा था। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे पहले स्टेप में नाइट्रीन बना, ठीक है, यहां पे पहले स्टेप में नाइट्रीन बना, तो हम एक शॉर्टकट मैकेनिज्म में के हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि ये पहली बार में नाइट्रीन बनेगा, RNCO बन जाएगा, सॉरी नाइट्रीन बनेगा, वुल्फ करा दिया मैंने, वुल्फ रीअरेंजमेंट से के बाद नाइट्रीन के ये बनेगा आइसोसाइनेट, यहां पे नाइट्रीन बन जाएगा RCON बन जाएगा, ये नाइट्रीन बना। ये इसका शॉर्टकट मैकेनिज्म आपको याद रखना है। अब होता क्या है, ये जो नाइट्रीन है ये जब भी बनता है तो इसमें एक वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है, जिसके बारे में मैंने हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में बताया है। वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा, यहां पे वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, तो आ जाएगा RNCO, ठीक है। तो पहली बार नाइट्रीन बनता है, इसमें नाइट्रीन बनता है, और दूसरी बार इसमें वुल्फ हो जाता है। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट होने के बाद ये एल्काइल आइसोसाइनेट में चेंज कर जाएगा, NCO में चेंज कर जाएगा, ठीक है। अब लास्ट लेग में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। अभी मैंने यहां बताया ना कि सेकंड स्टेप में यहां पे अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी। तो अगर आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर आप इसको H3O+ से ट्रीट करेंगे तो यहां पर ये बॉन्ड टूट के यहां 2H और यहां 2OH, और उसमें भी अगर आप 2H को हाइड्रेट मानिए, वाटर निकाल देंगे तो CO2 बनेगा। यानी यहां पर बिल्कुल हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की तरह यहां पे RNH2 प्लस CO2 और प्लस H2O बन जाएगा। ये जो बनेगा ना यहां 2OH लगने पे, C डबल बॉन्ड OOH OH, ठीक है, इसमें से वाटर बाहर निकल आएगा ऐसे, और ये आपका CO2 और H2O अलग अलग है। ये CO2 हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगी, H2O हो जाएगी, और साथ में RNH2 बन जाएगा। तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 1 डिग्री अमीन मिलेगा। तो जब अमीन चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे तो इस रिएक्शन को वहां प्रिपरेशन के रूप में याद करेंगे हम, RNH2 प्लस CO2 और प्लस H2O, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये रिएक्शन, इसको रिएक्शन को कर्टिस रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्वेश्चंस क्या बनेंगे, बस R ही बदल जाएगा, R के जगह आपका मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं होता। तो इसको याद रखिए, कर्टिस रिएक्शन में एसिड क्लोराइड को जब भी आप सोडियम अजाइड से ट्रीट करेंगे और फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, तो आपको 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा, 1 डिग्री अमीन मिलेगा, ठीक है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर भी बनेगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स की, और इस फेरिस्ट में मैंने कहा है मैं लगभग आपको 10 से 15 के बीच में प्रॉपर्टीज बताऊंगा। उसमें हम लोगों ने 4 कवर कर ली है। आइए 5th प्रॉपर्टी देखते हैं। अब 5वां रिएक्शन जो है वो श्मिट रिएक्शन ऑफ एसिड है, ठीक है। श्मिट, इसको श्मिट रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, श्मिट रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, और कुछ लोग इसको श्मिट रिएक्शन ऑफ एसिड भी कहते हैं, श्मिट रिएक्शन ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, श्मिट रिएक्शन ऑफ एसिड्स। तो ये जो श्मिट रिएक्शन ऑफ एसिड है, इसमें ढेर सारे एसिड रिएक्ट करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये प्रॉपर्टी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हाइड्रोजोइक एसिड से ट्रीट करेंगे और साथ साथ आपको, ये सेकेंड स्टेप नहीं है, साथ साथ इसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी मिला दीजिए, तो क्या होगा। तो फिर मैं इसका शॉर्टकट मैकेनिज्म यहां लिखूंगा और लंबा मैकेनिज्म मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है, कि होता क्या है इसमें। अब मान लीजिए जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, मैं यहां पे मैकेनिज्म बता रहा हूं। आप कार्बोक्सिलिक एसिड जब लेते हैं यहां पे RCOOH, ठीक है, तो होता क्या है, RCOOH साथ में H2SO4 जो है वो आपको पता है कि H+ का सोर्स है। इसका पहला हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, तुरंत निकल जाता है। ये H+ यहां पे अटैक करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपकी RCOH ये आ जाएगा। और आपको पता है ये जो दूसरा एसिड है हाइड्रोजोइक एसिड, ये ऐसा होगा HN डबल बॉन्ड N माइनस और यहां पे प्लस। ये एज अ
न्यूक्लियोफाइल यहां पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आर इसका रियल मैकेनिज्म है, RCOH डबल बॉन्ड NH। अब आपको पता है कि एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, हाइड्रेट्स कहा जाता है, और वाटर निकल आता है इसमें। इसका भी मैकेनिज्म होता है, पर उस मैकेनिज्म को बता नहीं रहा हूं, H+ मैकेनिज्म से होगा, यह एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है। तो यहां पे C डबल बॉन्ड O लग जाएगा, तो ये चीज बनेगी आपकी RC डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड NH, ये चीज बनेगी। अब ये चीज जो है वो टॉटोमराइज कर जाएगी। ठीक है, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा इसमें, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। और क्या टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, 1 2 3 ऐसे ही होता है, 3। ठीक है, हाइड्रोजन यहां से यहां माइग्रेट कर जाएगा, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पे आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है, यहां पे पहले प्लस था, यहां पे पहले प्लस था, क्योंकि ये चीज माइनस और प्लस थी, तो माइनस और प्लस तो न्यूट्रल हो गया, ये N का प्लस जो है वो एज इट इज रह जाएगा। तो यहां पे प्लस है, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कभी कोई लीविंग ग्रुप के रूप में बहुत स्टेबल गैस लीव कर रही हो, तो किसी का इंतजार नहीं करती है, लीव कर जाती है। ठीक है, तो यहां से नाइट्रोजन जो है वो लीव कर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O NH, और इसके यहां लीव कर जाने से यहां पे प्लस आ जाएगा, और फिर हाइड्रोजन जो है वो ये बॉन्ड इस प्लस की वजह से ऐसे टूट जाएगा और H निकल आएगा, और ये H वही है जो सबसे पहली बार इसमें कैटलिस्ट के रूप में जुड़ा था। यहाँ पे वो H+ आपका अल्टीमेटली यहाँ पे वापस कर दिया गया है, और जो चीज मिलेगी उसको हम लोग, बहुत फेमस चीज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रीन कहते हैं। तो आपको नाइट्रीन मैकेनिज्म मैं अलग से नहीं बताऊंगा, नाइट्रीन पे जितने भी रिएक्शंस होते हैं, चाहे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो, या फिर आपका कर्टिस रिएक्शन हो, या श्मिट रिएक्शन ऑफ एसिड्स हो, ये सारे नाइट्रीन मैकेनिज्म से होते हैं, और इतने ही रिएक्शन नाइट्रीन मैकेनिज्म पे जो बेस्ड है आपको जानने हैं। तो ये आपका बनेगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पे भी कि पहली बार प्राइमा फेसाई आपको यहां पे नाइट्रीन मिलेगा, RCON मिलेगा। अब ये आपका वुल्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहां पे वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। तो अगर आप इसका वुल्फ रीअरेंजमेंट करेंगे तो वुल्फ रीअरेंजमेंट कैसे होता है, मैंने सिखाया था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में, 1 2 और ये चीज इधर चली जाती है 3, आपको मिल जाएगा RNCO, तो आइसोसाइनेट मिल जाएगा, और साथ में यहां पे H+ मौजूद है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यहां 2H यहां 2OH, और पिछले कर्टिस रिएक्शन में बताया था ये CO2 और H2O में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली आपको RNH2 प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। तो ये जो पूरा रिएक्शन है उसका ये फाइनल आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि यहां पे वुल्फ रीअरेंजमेंट शॉर्ट मैकेनिज्म याद रखिए, वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद 1 2 3 आइसोसाइनेट मिल जाएगा RNCO, और फिर ये चीज जो है आपकी H है ना, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इसकी एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और आपका यहाँ पे है ना 2H और यहाँ पे 2OH लग के ये डायरेक्टली आपका RNH2 1 डिग्री अमीन प्लस CO2 प्लस H2O। तो हम लोग इन रिएक्शंस को फिर से याद करेंगे जब हम अमीन्स चैप्टर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैंने सीखा कि श्मिट रिएक्शन ऑफ एसिड्स या श्मिट रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री अमीन में चेंज कर जाता है। अगर आप उसको हाइड्राजोइक एसिड, इस एसिड को हम लोग हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड से ट्रीट करते हैं, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है। तो प्रॉपर्टीज की जहां तक बात है, पूरी एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, मैंने कहा 10 से 15 के बीच में, लगभग 14-15 रिएक्शंस मेरे पास अभी हैं जो आपको पढ़ने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो उस फेरिस्ट में मैंने आपको 5 रिएक्शन आज बताए
ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड्स बताया, श्मिट्स रिएक्शन बताया और साथ साथ मैंने आपको कर्टिस रिएक्शन बताया। तो आज अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, मैं अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में रिएक्शन नंबर 6 लिखूंगा और इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा। तो आज इस लेक्चर नंबर 2 में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं आगे की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।